कार्रवाई करते हैं और यदि उनको भी अपने लायक कार्रवाई करने के लिए बनता है तो अपना ईसीआर दर्ज करके वो भी काम करते हैं। तो हम लोगों ने इन केसेस की जो सूचना है उनके साथ ऑलरेडी साझा की। एनओसी देने के लिए आप बोल रहे हैं सर? इस पर अभी तक क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, हम लोग वेटिंग जरूर करेंगे। एनओसी के निर्णय सरकार के ऊपर, परंतु एक चीज और बताना चाहेंगे कि पहले आज की प्रेस वार्ता का विषय जो है वो स्पष्ट है। प्रश्न लीक एक संगठित अपराध बनकर उभर के आया है और इससे हमारे छात्र, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स के मन में काफ़ी भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है और यह कार्य वर्तमान में यूयू कर रहा है। यूयू हमारा काफ़ी मजबूत इकाई है और प्रश्न लीक के मामलों में 2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं 10 मात्र कांड में, और 249 अभियुक्तों पर आरोप पत्र भी दिया गया है। गौरतलब है कि एक मॉडल एक्ट सरकार ने नोटिफाई किया था। उस मॉडल एक्ट के तहत बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण निवारण अधिनियम 2024 बिहार में लागू है और सीएचओ एग्ज़ाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर सब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, उस एग्ज़ाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। ये धारा काफ़ी मजबूत है। इसके संबंध में डीआईजी साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि यूयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। यूयू अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार के तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएं, ताकि किन के यहाँ जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये ऐसा हो नहीं पाए। जहाँ की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में, पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं, उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से पीएमएलए एक्ट लागू है। तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो पीएमएलए के तहत भी हम लोग ईडी के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। जहाँ की आउटरीच की सवाल है, यूयू के पास डेडिकेटेड, आप लोग को सब मालूम है कि व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। जो भी सूचना मिलती है अगर किसी भी नागरिक को कि एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, चाहे रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, तो वो ज़रूर भेजते रहें। एक एसपी के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है, साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, ये सब हम देखते हैं। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य यूयू के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है, और जो हुड़दंग मुदंग 1-2 सेंटर में हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफ़ी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि
जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए ईओयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब, ये डीआईजी ईओयू हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनकी तजुर्बा इतनी हो गई है और कि अब केंद्र सरकार के भी संस्थाओं इनसे राय लेते हैं इस विषय में पेपर लीक के मार्फत। धन्यवाद। चयन परिषद सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था, उसमें एक शेल कंपनी का कैलटेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड थी। तो उसी तरह से हम लोगों ने पता लगाया था कि उसका इनिशियल पेड अप कैपिटल कहाँ है, डायरेक्टर्स कैसे हैं। तो उसी से ही हम लोगों ने उस कंपनी के 4 डायरेक्टर्स को जेल भी भेजा था। इसी प्रकार जैसे सर ने बताया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एक बार हम लोगों के पास डेटाबेस आ जाएगा तो उसके बाद जितने भी इनके DIN नंबर्स हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं, और GST नंबर्स हैं, उसके माध्यम से हम लोग ये पता करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इनके डायरेक्टर्स कौन हैं। अगर डायरेक्टर्स हैं तो क्या वो उनमें इनिशियल पेड अप कैपिटल किन लोगों का लगा हुआ है, क्योंकि ऐसी भी सूचनाएं रहती हैं कि बहुत से जो संगठित गिरोह के माफिया हैं उनका खुद का पैसा ऐसे परीक्षा केंद्रों में लगता है। तो उसी के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसी को लेकर एक समेकित डेटाबेस बना रहे हैं। 2012 से ये जो आंकड़ा दिया गया था, 2012 से 10 परीक्षा लीक के मामले आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किए गए थे, जिसमें से 545 टोटल अभियुक्त थे, जिनमें से 250 के ऊपर हम लोग आरोप पत्र कर चुके हैं। जो ज़्यादातर आपको मालूम होगा कि BPSC में हम लोगों ने अराउंड 280 लोग उसमें अभियुक्त थे। तो ये जो आंकड़ा है अभी चार्जशीट जाने वाला है, अगले 2 हफ्तों में चार्जशीट जाएगा अभ्यर्थियों के ऊपर, तो चार्जशीट करने वालों का आंकड़ा लगभग 400 के ऊपर हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि पहले काफ़ी देर तक नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने जो DA का केस किया था, DA के केस पे फिर हम लोगों ने सारे जो तथ्य थे प्रस्तुत किए, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। तो नवंबर के लास्ट वीक में ही ये नो कर्सिव स्टेप हटा है और अब हम लोग वारंट और उसका कुर्की का कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और समानांतर रूप से हम लोगों ने एक समर्पित टीम भी बनाया उसको गिरफ्तार करने। 2 अलग अलग प्रावधान हैं। सबसे पहले कि जो नया कानून जो बना है, नए कानून में जो अतिरिक्त व्यवस्था की गई है कि जो एजेंसियां हैं, जो जैसे कि जैसे इस वाले में देखिए एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जो प्राइवेट संस्थान है, जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं, जब भी कोई परीक्षा होती है, कंप्यूटर सप्लाई जितने भी जब भी परीक्षा होती है तो किसी न किसी एजेंसी को आउटसोर्स किया जाता है इस काम को। तो नए वाले कानून में ये प्रावधान है कि जब भी इन एजेंसियों की संलिप्तता भी प्रकाश में आती है तो इनकी भी चल अचल संपत्ति उसका ब्यौरा देख के आप उनके ऊपर अधिहरण की कार्रवाई कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। जो इससे पहले वाले हैं उसमें क्योंकि संगठित गिरोह ही इन कामों में लगा रहता, तो PMLA के प्रावधान है, क्योंकि 2005 के बाद PMLA लागू है, तो जो PMLA के प्रावधानों के अनुरूप जो उसके दायरे में आते हैं वो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं चल अचल संपत्ति की। और एक और जो तीसरा मैंने आपको बताया कि जो सरकारी सेवक हैं, क्योंकि सरकारी सेवक के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का यदि DA का केस बनता है और हम लोग दर्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कांड होते हैं ये PMLA के नीचे एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। तो इसकी जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल प्लेटफॉर्म, जो कि आयकर विभाग इस पर अग्रणी विभाग है, वित्त विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे ये प्लेटफॉर्म बना है। तो ऑटोमेटिकली जितने भी DA के केसेस होते हैं उसकी सूचना प्रवर्तन निर्देशालय को भी दी जाती है, तो वो भी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और यदि उनको भी अपने लायक कार्रवाई करने के लिए बनता है तो अपना ECR दर्ज करके वो भी काम करते हैं। तो हम लोगों ने इन केसेस की जो सूचना है उनके साथ ऑलरेडी साझा की हुई है। NOC देने के लिए आप बोल रहे हैं सर? इस पर अभी तक क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, हम लोग वेटिंग जरूर करेंगे NOC के निर्णय सरकार के ऊपर। परंतु एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बिहार पुलिस इतना सक्षम जरूर है, जब अंडरग्राउंड नक्सल नेताओं पर PMLA की कार्रवाई हुई थी उसी प्रकार यहाँ भी पीछा किया जाएगा। हम लोग बनाएंगे फैमिली ट्री, दादा को क्या संपत्ति था, पिताजी को क्या संपत्ति था, सब परिवार के सदस्य को क्या संपत्ति है, कौन किस तरह का जीवन शैली व्यतीत कर रहा है, कौन आईफोन यूज कर रहा है जबकि उसके स्रोत ही नहीं है, कौन मोटरसाइकिल 3 लाख का चढ़ रहा है, 5 लाख का उसको है ही नहीं। PMLA के तहत जैसे संजीव मुखिया के नाम आई, ये एक टारगेट है हमारे
इनका जितना जन संपत्ति है वो तो खंगालेंगे ही, उसके अलावे इनके अगर हितनाता लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर भी चार्जशीट किया जाएगा। पीएमएलए के तहत 5 साल की सजा ऐसे सभी सहयोगी और संबंधी का भी है जो उस अवैध तरीके से धन का प्रयोग करते हैं, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम। सर विद इन बिहार भी क्या कुछ हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं? जैसे हम साइबर फ्रॉड में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वैसे विद इन बिहार भी कुछ पेपर लीक मामले में कुछ हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई हुए हैं? देखिए हॉटस्पॉट नालंदा से बहुत खबरें आती हैं सर। जी अभी तक जो हम लोगों का अनुसंधान रहा है उसमें जो अधिकांश अभियुक्त जो शामिल रहे हैं वो कुछ ज़िलों से शामिल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नालंदा से काफ़ी उसमें अभियुक्त रहे हैं, तो हम लोग जो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया कि उनके जो डॉजियर्स हम लोग बना रहे हैं, प्रोफाइल्स बना रहे हैं, वो इसी के आधार पर बना रहे हैं कि हम लोग पता कर सके, जैसे सर ने बताया कि उनके सहयोगी कौन हैं, उनके साथ उनके फैसिलिटेटर्स कौन हैं, उनका फैमिली ट्री क्या है। तो इसी तरह से हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं किए हैं, लेकिन जो उनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग वो सारी विवरणी रहती है कि किस किस ज़िला से है, कहाँ कहाँ पे उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो डेटाबेस हम लोगों के पास है। सबसे ज्यादा कौन सा जिला क्या होता है सर? कोचिंग संस्थान भी है सर, क्या होता है हॉटस्पॉट पर सर? हाँ बिल्कुल, कोचिंग संस्थान भी हैं। हम लोगों ने आपके साथ पहले भी साझा किया था कि बीपीएससी में हम लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी हद तक साक्ष्य संकलन कर लिया है और हम लोग अब वारंट्स की भी उसमें कार्रवाई करेंगे। 2-3 कोचिंग संस्थान हैं जो कि हमारे रेडार पर हैं। सर उनके नाम से बता नहीं, अभी हम लोग साझा नहीं करेंगे, अनुसंधान की सर, हैसियत बड़े से नाम साझा है, नहीं छोटे नाम है। करेंगे। इस तरह के गुप्ता नाम का परीक्षा माफिया है सर, जो दानापुर के केस में अब्सकॉन्ड चल रहा है। उसने जाके उड़ीसा का सीजीएल का परीक्षा लीक कराया। लीक कराने के बाद उसको बेल हुआ। उसके बेल ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि वो 15 दिन के अंदर, वो हर 15 दिन पे जाके स्थानीय थाने समस्तीपुर या कल्याणपुर कोई थाना वहाँ पे है, वहाँ उसको जाना है। लेकिन आप ये सब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरा अतुल वर्ष जो परीक्षा बहुत बड़ा माफिया। ये पहली बारी जो हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पहला जो बिहार में केस हुआ था, ये दानापुर में हुआ था। जब मार्च 2022 में जब एसएसबी पटना था, उसमें हम लोगों ने 5 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सील करवाया था, मुजफ्फरपुर, गया और पटना से। तो उसी में जो आप नाम बता रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता, अतुल वत्स, सब उसमें अभियुक्त थे। तो विजेंद्र गुप्ता उसके बाद जो उड़ीसा में पेपर लीक हुआ था, तो उसमें जेल में गए हैं, शायद बालासुर या संबलपुर जेल में थे, और उनका जो पैतृक गांव विद्यापति नगर में है, समस्तीपुर में है। तो बेल कंडीशंस की, क्योंकि ये केस उड़ीसा क्या है, बेल कंडीशंस क्या है उसके मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो भी हम लोगों को दायित्व दिया जाएगा बिहार पुलिस को, तो हम लोग निश्चित रूप से उसको देखेंगे। नहीं, उनका डाटाबेस बनाया जा। हाँ, डेटाबेस में वो हमारे पास है ही, क्योंकि हमारे पास दानापुर में केस हुआ था। तो पहला सीबीटी का जो पूरे बिहार में जो केस हुआ था, दानापुर में ही हुआ था। कितने लोक सेवकों की संख्या है जिस पर सर ये पेपर लीक में नाम आया है, या फिर उन पर आगे कार्रवाई किया जा सकता है? 2 का तो मैंने आपको बताया, संजीव मुखिया लोक सेवक हैं, रंजीत कुमार रजक, जिनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा कि विशाल चौरसिया, जिसको हम लोगों ने बीपीएससी वाले गैंग, वो भी लोक सेवक है। देन सिकंदर यादविंदु आपको याद होगा, नीट परीक्षा में, ये सभी लोक सेवक हैं। तो इस तरह के जो लोक सेवक हैं, उनका एक अलग से डेटाबेस हम लोग तैयार कर चुके हैं, और उनकी भी चल अचल संपत्ति का हम लोग ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग को साक्ष्य मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, तो आगे की कार्रवाई। नए कानून के तहत जो है आप कार्रवाई करेंगे पुराने और नए दोनों मामलों? हाँ, जो जी पुराने मामलों में एक्ट में ये प्रावधान है कि पुराने मामलों को भी आप जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पीएमएलए एक्ट के नीचे, क्योंकि ये संगठित गिरोह है। हाँ, नहीं, इस वाले एक्ट में नहीं, इस वाले बीएनएसएस एक्ट जो है, बीएनएसएस एक्ट है जो पुराने मामले पे भी प्रोसीड्योर्स हैं, ठीक है। पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता थी और भारतीय नागरिक परीक्षा संहिता, सो बीएनएसएस में कल आपको डीजीपी साहब ने ब्रीफ किया था, तो उन्होंने कहा था, तो पहले हम 102 सीआरपीसी में प्रावधान रखते थे सीजर्स के, अभी उसी को 106 बीएनएसएस में प्रावधान रखा है सीजर का। और एक नया प्रावधान भी है बीएनएसएस में 107, जिसमें अटैचमेंट और फीचर का भी प्रावधान है। तो बीएनएसएस के तहत हम पुराने मामले को भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा भारतीय न्याय संहिता में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है, संस्थागत अपराधों को डिफाइन किया गया है। परीक्षा से जुड़े हुए अपराध भी संस्थागत अपराधों में माने गए हैं। तो
जैसा आप अभी कह रहे थे, बहुत सारे लोग जो इस अपराध में थे और उन्होंने एक माध्यम बना लिया है, एक कवर का इस्तेमाल किया है, उन सबको जो केसेस अभी अनुसंधान में आ रहे हैं, इसमें अगर ये साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं हमको, तो आगे आने वाले सभी केसेस के लिए वो एक संस्थागत अपराध, जैसे पहले हम गैंग पंजी खोलते थे, उस तरह परीक्षा के लिए हम एक संस्थागत अपराध का एक गैंग पंजी खोलेंगे और केवल उसका सदस्य होना ही काफ़ी है सजा होने के लिए। हम ये प्रूफ कर पाए बैक एंड से फोर एंड तक कि इन केसेस में इनका कहीं ना कहीं, चाहे पेपर के कन्वेंस के दौरान, पेपर की छपाई के दौरान, चाहे उसको फाइनेंस करने के दौरान, चाहे कंपनी फॉर्म करने के दौरान, किसी भी स्ट्रक्चर में वो कहीं भी शामिल हो उस कड़ी में, तो संस्थागत अपराध की पार्ट माने। जैसा सर ने बताया कि नोडल एजेंसी है ईओयू परीक्षा के लिए। हम लोग चूंकि ईओयू और साइबर दोनों ही एक साथ अभी कार्य कर रही एजेंसी, तो मानो जो अभी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास क्वेश्चन लीक नहीं होता है, लेकिन वह लोगों को ठगने के लिए विभिन्न तरह से फोन या सोशल मीडिया या टेलीग्राम या किसी अन्य बंद चैनल पे अपना प्रयास करते हैं। सो उसके लिए हम अलग केस दर्ज करते हैं और साइबर का अपराध भी दर्ज करते हैं। वह भी एक संगठित अपराध है, वो एक अलग तरह का अपराध है, लेकिन जिसके पास परीक्षा को लेकर सही में प्रश्न पत्र कहीं से वो हासिल कर लिया है, चाहे वो सेंटर से हासिल किया हो, चाहे छपाई के सेंटर से हो, या इन बिटवीन किसी भी सिस्टम से हासिल कर लिया है, तो इसे हम संस्थागत अपराध की श्रेणी में मान रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने साइबर पेट्रोलिंग और जहां पर पिछले हमारे जो अनुभव रहे हैं, कई जगह ऐसे रुकने के स्थान पर जहां बच्चों को बड़ी संख्या में एक जगह रोक कर रखा जाता है, वहां पर इवन अंतर्राज्यीय मामलों में भी हमारी परीक्षा होती है तो हम पास के राज्यों से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और मांगते हैं, ताकि कई बार लोग रात्रि में किसी होटल्स में रुककर और उनको परीक्षा में क्वेश्चंस रटाए जाते हैं। तो इन सब पर हम निगरानी रखते हैं। जिला पुलिस और बाकी जो एजेंसियां हैं उनके साथ भी है। फाइनेंशियल ट्रेल के लिए इन्होंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है, जिसमें हम इनकम टैक्स से भी मदद लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेल्स का। सो इससे जो संपत्ति बनाई जा रही है उसकी जब्ती हो पाएगी। और जो ये कानून 2024 में लागू हुआ है, जिसमें 10 साल और 1 करोड़ के सजा के प्रावधान है, ये काफ़ी डेटरेंट होगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर सभी के द्वारा संगठित रूप से कार्य करने से इसमें कमी आएगी, क्योंकि इसको केवल एक ही राज्य नहीं, अधिकांश राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें हम लगातार स्मैक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी हम लगातार दूसरे राज्यों से संपर्क। इसके अलावा हम लोगों ने एक समर्पित रूप से आर्थिक अपराध इकाई में एक परीक्षा सेल का गठन किया है। जब भी कोई परीक्षा होती है तो एक समर्पित डेडिकेटेड ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर हम लोग जारी करते हैं। आप लोग सभी अवगत हैं, हम लोग अपनी परामर्शिका में एडवाइजरी में उसको देते भी हैं और उसके माध्यम से काफ़ी सूचनाएं और आसूचनाओं का हम लोग संकलन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करके कार्रवाई भी करते हैं। जैसे सर ने बताया कि अब हम लोग आउटरीच का भी काम कर रहे हैं। जो बीपीएससी का परीक्षा लीक हुआ, टीआरई का और सीएसपीसी का परीक्षा लीक हुआ, और इवन जब नीट परीक्षा को लेकर हाई पावर्ड कमेटी बना था, तो उसमें तीनों जगह पे आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा परामर्शिका मांगी गई थी। वहाँ पे जाके हम लोगों ने बैठकें भी की और कुछ सुधारात्मक सुझाव भी दिए थे, जिसके कारण बीपीएससी और सीएसपीसी का सफलतापूर्वक दोबारा परीक्षा लिया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आरोप लीक को लेकर नहीं आया है। अभी जो ऑनलाइन परीक्षा लीक हुई है, इसको भी लेकर हम लोगों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स थे, कहाँ कहाँ पर खामियाँ थी, उसको लेकर एक हम लोग सुधारात्मक सुझाव प्रतिवेदन, एक एडवाइजरी परामर्शिका बना रहे हैं और जल्दी ही इसको सभी जो संबंधित एजेंसियां हैं जो इस प्रकार की ऑनलाइन परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती हैं, उनके साथ हम लोग उनको साझा करेंगे। जानकारी की शायद वो लीक का मामला नहीं था, उसमें काफ़ी स्कॉलर्स का मामला था, इम्पर्सोनेशन का मामला था। 37 से 38 लोग उसमें जेल गए हैं, लेकिन क्योंकि उस केस का अनुसंधान हम लोग नहीं कर रहे हैं और जो भी डिटेल्स होगा वो हमारे साथ साझा होता ही है, तो हमारे से जो अपेक्षा होगी एज आर्थिक अपराध इकाई हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर, ये कोचिंग सेंटर पटना के हैं या बाहर के हैं जो आपके रडार पे हैं? पूरे बिहार राज्य में 3 कोचिंग सेंटर्स हमारे रडार पर हैं। चेहरे बड़े हैं सर या अननोन फेस है?
कोचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स सर, प्रश्न पत्र लीक से सर एक जानना चाहिए, क्या ये अपेक्षा करेगी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसियां हैं कि वो पहले से अलर्ट करें? जैसे राष्ट्र स्वास्थ्य समिति ने आपको पहले अलर्ट कर दिया तो उसके माध्यम से वो पकड़ में आ गए, अगर ये पहले अलर्ट नहीं किए रहते तो संभवतः हम लोगों ने जो ये वाला CHO का केस हुआ था, इसमें हम लोगों को सूचना स्वयं ही आ गई थी और हम लोगों को, जैसे अभी आपने देखा भी होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, हम लोगों ने एक नई प्रथा शुरू की है जिसमें एक एडवाइजरी हम लोग परामर्शिका जारी करते हैं, जिसका हम लोग एक विज्ञप्ति भी देते हैं प्रेस के माध्यम से, ताकि जो अभ्यर्थी हैं, अभिभावक, उनको पता चल जाए कि उनके पास कोई भी इस तरह की सूचना, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा आयाम ये है क्योंकि अब लोगों को मालूम है कि इस तरह की परीक्षा से पहले बहुत से ऐसे गिरोह भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि सिंपल फर्जीवाड़ा करते हैं, धोखाधड़ी के नाम पे स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम आ गया है, आप हम लोगों को पैसा देना शुरू कीजिए। तो उसमें भी उन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनके अभिभावक हैं जो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो ये परामर्शिका हम लोग अमूमन 4 से 5 दिन पहले हम लोग करते हैं और उसके बाद काफ़ी सूचनाएं हम लोगों को आती भी हैं। तो ये हम लोगों ने एक मानक संचालन प्रक्रिया बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर ने प्रारंभ में बताया है कि बिहार पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये जो संगठित गिरोहों के द्वारा बार बार परीक्षा लीक के मामले हो रहे हैं और बिहार पुलिस में आर्थिक अपराध इकाई ही बिहार पुलिस की तरफ से नोडल इकाई है जो ऐसे सभी कांडों को और मामलों को, सूचना और आसूचनाओं को डील करती है। जैसे सर ने बताया कि इसी वर्ष आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सज़ा की गई है। पहले जो सज़ा थी, सज़ा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के फाइन का इसमें प्रावधान किया गया है। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान, चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है परीक्षा संचालन, क्योंकि पैसा लगता है, सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है, तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है, पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और GST की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं कि उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं